हाय गाइस। तो आज हम अपना कोर्स शुरू करने जा रहे हैं एनआईसीएम इक्विटी डेरिवेटिव्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है। तो डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे कि स्टॉक्स हैं या बॉन्ड्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू हम डिराइव करते हैं एक अंडरलाइंग एसेट से। ठीक है। यानी एक अंडरलाइंग का मतलब है कि किसी चीज की, जैसे अगर आप देखें जब आप पढ़ते होंगे मैथ्स में कि हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं तो x का डेरिवेटिव होता है 1, यानी उसकी रेट ऑफ चेंज या उसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल के ऊपर। तो उसी तरह हम एसेट्स की वैल्यू डिराइव करते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर। इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल वेरिएबल्स हो सकते हैं, और आप देख सकते हो न्यूज़ हो सकती है, रूमर्स हो सकते हैं। तो उनके बेसिस पे किसी एसेट की वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं, उसकी फ्यूचर वैल्यू को, तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो डेफिनेशन भी यही कहती है, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू दैट इज रिलायंट अपॉन और डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स। तो वो एसेट्स क्या हो सकते हैं? वो एसेट्स हो सकते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कमोडिटीज हो सकती हैं। कमोडिटीज में आप ले सकते हो ऑयल डेरिवेटिव्स होते हैं, मेटल्स के होते हैं, गोल्ड के डेरिवेटिव्स होते हैं, फिर आपकी करेंसीज के होते हैं। आप देखते हो यूएसडी आईएनआर, हम बोलते हैं डॉलर डॉलर डॉलर, तो डॉलर के डेरिवेटिव हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स के हो सकते हैं, मार्केट इंडाइसेस के हो सकते हैं। मार्केट इंडाइसेस आपको पता होगा, निफ्टी और सेंसेक्स, तो उसके डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिया में डेरिवेटिव्स जो है वो शुरू हुआ था 2000 में। 1999 में जो हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 का एक्ट है, उसमें डेरिवेटिव्स वर्ड को सिक्योरिटीज के डोमेन में एंटर करा था। और मार्च 2000 में हमारे गवर्नमेंट ने इसको एक तरह से नोटिफिकेशन पास करी थी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए। फिर जून में सेबी की परमिशन से हमारा इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट चालू हुआ और हमारे फ्यूचर सबसे पहले चालू हुए और 2001 में हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स चालू हुए। तो अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं या कितने टाइप के डेरिवेटिव्स में आप ट्रेड कर सकते हो अपने मार्केट्स। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फॉरवर्ड्स। तो आइए फॉरवर्ड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले फॉरवर्ड्स की डेफिनेशन कहती है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज to buy or sell an underlying asset at a certain future date for a particular price that is decided on the date of contract। यानी कि ये मतलब हुआ कि हम किसी चीज को एक सर्टेन प्राइस पे एक फ्यूचर डेट पे ट्रेड करेंगे, जिसका प्राइस हम आज डिटरमाइन करेंगे और जिस डेट पे ट्रेड करना है वो भी आज ही डिटरमाइन करेंगे। तो अब मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। कि मान लेते हैं कि मैं एक फार्मर हूं और आप ब्रेड मेकर हैं, ठीक है, या आप एक बेकर हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मुझे लगता है कि वीट का प्राइस 3 महीने बाद गिरने वाला है, या इस 3 महीने के दौरान में प्राइस 40 रुपए से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे कम होने वाला है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद प्राइस 40 रुपए केजी से ज्यादा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट में हम अग्री, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और हम अग्री करेंगे कि आज से 3 महीने बाद 40 रुपए पर केजी में हम वीट को ट्रेड करेंगे। यानी मैं आपको वीट सप्लाई करूंगा और आप मुझे 40 रुपीज पे करोगे। इससे क्या होगा कि मेरा जो प्राइस का रिस्क है कि प्राइस कम हो सकता है एज अ सप्लायर, एज इनकी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गई तो प्राइस नीचे आ गया। और आपका जो रिस्क है एज अ, आप डिमांड कर रहे हो, अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो गई या फिर हमारी इन द सेंस सप्लाई कम हो गई तो प्राइस बढ़ जाएगा। नॉर्मल इकोनॉमिक्स है डिमांड सप्लाई। अगर प्राइस कम हो, अगर प्राइस आपका बढ़ गया तो आपका प्राइस रिस्क है कि आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, इसमें हम दोनों का म्यूचुअल फायदा है, म्यूचुअल अग्रीमेंट है, और हम इसको फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो ये हमने एक डील साइन कर ली, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, है ना हमने, और ये हम ट्रेड करेंगे आज से 3 महीने बाद। तो बस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बस यही सिंपल है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है
जिसपे हम एक एसेट को ट्रेड करते हैं एक स्पेसिफाइड डेट पे, एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, दो पार्टीज के बीच में। तो इसकी स्पेशल बात क्या है कि ये ओवर द काउंटर होता है, मतलब कि हर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बायर और सेलर के बीच में होता है, और उनकी जो भी नीड्स होती हैं वो अलग होती हैं हर बायर सेलर की। तो वो काउंटर में क्या कह सकते हैं, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है कि जैसे इसमें एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि फार्मर ब्रेड मेकर को 500 केजी वीट चाहिए, तो फार्मर 500 केजी वीट सप्लाई कर रहा है। मान लेते हैं कोई चीनी सप्लायर और चीनी का बायर होगा, उसका बीच में कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हर कॉन्ट्रैक्ट टेलर मेड होता है। तो इसका सबसे बड़ा बात यह है, और कमोडिटीज को ट्रेड करना पड़ता है। मतलब अगर आप फार्मर से आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा फार्मर और ब्रेड मेकर में, एग्जाम्पल में देखा हमने। अब आपको ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, पहले उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने से पहले, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं, इसको एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, कमोडिटी एक्सचेंज हो सकता है, जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं तेरे आपके एनएससी और बीएससी, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंजेस है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये बस एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर द काउंटर होते हैं। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस इतना सा है जो है। अब हम देखते हैं कि असलियत में जो हमको लगता है कि डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, पर एक ब्रॉडर टर्म में क्या डिफरेंस है ये हम देखने जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के बारे में, तो सबसे लेफ्ट साइड में जो मैंने कॉलम बनाया है ये फॉरवर्ड का है, राइट साइड में जो बनाया है ये फ्यूचर का है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इनमें डिफरेंसेस दिखते हैं। डेफिनेशन में तो सेम लगता है, अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहले डिफरेंस है ट्रेडिंग। हम ये ट्रेड कहाँ पे होते हैं, तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं, जो मैंने आपको बताया। और ये जो है एक्सचेंज और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, जो भी आप एक्सचेंज पे आप जो भी एसेट आप ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से। फिर लिक्विडिटी की यहाँ पे बात करते हैं। लिक्विडिटी मतलब कि कितने बायर सेलर्स मार्केट में हैं, कैसा सिनेरियो है। तो जो कस्टमाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जनरली लेस लिक्विड होते हैं। हमेशा आपको बायर, जो आपकी नीड होगी उस हिसाब से बायर या सेलर मिले या ना मिले, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट गारंटी नहीं होती है। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, तो यहाँ काफी लिक्विडिटी होती है। जो भी आप जैसे आप बीच कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपको एक रीजनेबल सेट ऑफ बायर्स या सेलर्स उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटर पार्टी के बारे में। काउंटर पार्टी का मतलब है कि मैं अगर आपसे कुछ बाय कर रहा हूं तो आप मुझे सेल कर रहे हो। ठीक है, तो मेरी काउंटर पार्टी आप हो, आपका काउंटर पार्टी मैं हूं। तो इसमें जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, मैं एक फार्मर हूं, आप ब्रेड मेकर हो, मैं हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, साइन कर लिया, या साइन नहीं करा, एक मुंह बोला कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो अगर मान लेते फसल खराब हो जाती है तो मैं आपको नहीं डिलीवर कर पाता हूं, तो आपका नुकसान है, आपने मेरे साथ टाई किया था और आपको बहुत महंगे प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। फसल खराब हो गई, सप्लाई कट हो गई, डिमांड तो है ही मार्केट में, तो आपको वो 40 रुपए की जो वीट है वो आपको 60, 70, 80 में खरीदनी पड़ जाएगी। तो ये एक डिफरेंस है, ये रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर मैं मान लेते हैं मेरी प्रोड्यूस अच्छी आ गई, मार्केट में प्राइस 30 रुपए हो गया वीट का, हमने तो 40 पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो आप बोलोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्नॉलेज नहीं करोगे और आप मार्केट से जाके खरीद लोगे, तो ये रिस्क बहुत ज्यादा है। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक्सचेंज पे होता है तो ये बहुत रेगुलेटेड है। हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इसको बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है। तो यहाँ काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, क्योंकि जो भी काउंटर पार्टी रिस्क है वो एक्सचेंजेस और कस्टोडियंस के थ्रू डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब सेटलमेंट की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में सेटलमेंट डिलीवरी पे ही होगा, जो भी कमोडिटी है आप जो भी करते हो आपको डिलीवर, मैं आपको डिलीवर करूंगा, आप मुझे पैसा दोगे। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ऑफसेट कर सकता हूं मैं। ऑफसेट का क्या मतलब होता है कि मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं आपसे बाय करा ऑयल का,
ठीक है, क्रूड ऑयल का मैंने बाय करा कि मुझे लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो एक म्यूचुअल फंड ने बाय कर लिया म्यूचुअल प्राइस पे। पर क्या होता है कि बीच में प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने लगता है, मुझे लग रहा है कि प्राइस अब शायद थोड़ा कम हो जाएगा, या जो भी मेरे को जो बेनिफिशियल लग रहा होगा, तो मैं उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड पार्टी को बेच सकता हूँ। मतलब हम दोनों ने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन मैं उसको किसी और को भी बेच सकता हूँ, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मुझे बेचा है, वो आपने तो बेचा हुआ है, आप वो किसी और से भी वापस खरीद सकते हो। मतलब आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ होती जाएगी होती जाएगी। इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने अगर आपसे बाय किया है तो मुझे आपको ही सेल करना पड़ेगा। या फिर ये इसमें डिलीवरी भी होती है कि अगर हम जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो ऑयल कंपनीज है, ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इसमें डील करते हैं डिलीवरी के लिए, कि उन्होंने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया किसी एक्सचेंज पे। अब जो भी उसका उनका काउंटर पार्टी हो, वो कोई कंट्री का एक्सपो हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, तो वो एक्सचेंज बेस्ड वेयर हाउसेज में डिलीवरी होती है ऑयल की। तो वो डिलीवरी भी हो सकती है, या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो। और एक बड़ा डिफरेंस होता है फॉरवर्ड और फ्यूचर में, जो मैंने यहाँ मार्क नहीं किया है, कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग आप समझते होंगे, लॉन्ग का मतलब होता है कि आप सिर्फ बाय कर सकते हो, एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। जबकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप एक शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हो। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि आपको लग रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो आप उस चीज को सेल कर सकते हो एक मार्जिन पे करके। तो यही हम नीचे आते हैं मार्जिन सिस्टम पे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन सिस्टम नहीं होता, आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ती है। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है कि आपने बोला कि मैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना है उस दिन 50% पे करूंगा, और जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन 50% पे करूंगा, या फिर मैं 100% पे करूंगा जब डिलीवरी करोगे आप मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर हम लोग की बात करते हैं तो वीट, और आप, मैं फार्मर हूँ वीटर, जब मैं आपको बेकर हो, जब मैं आपको वीट डिलीवर करूंगा तो आप मुझे 100% पेमेंट करोगे, क्योंकि वो टेलर मेड होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन सिस्टम होता है। मतलब कि अगर मुझे कुछ बाय करना है या मुझे कोई पोजीशन को शॉर्ट करना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, तो मुझे एक अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। जैसे कि आजकल आप देखोगे तो 15 से 20% के अराउंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे इस मेरे और आपके केस में देखते हैं तो 500 केजी वीट इंटू 40 जो आप हमने डिसाइड किया प्राइस, उसके वैल्यू का 15 से 20% मुझे एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा अगर हम ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, फ्यूचर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और मार्क टू मार्केट का मतलब होता है, बहुत इजी है, थोड़ा वर्ड लगता है। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है कि उस कमोडिटी का आज क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे फेवर में चल रहा है या आपके फेवर में चल रहा है। तो फॉरवर्ड क्योंकि बहुत ही टेलर मेड और लेस लिक्विड है, तो यहाँ पे हम मार्क टू मार्केट का सीन नहीं होता है, यहाँ पे मार्क टू मार्केट फॉलो नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड है, बहुत रेगुलेटेड है, तो यहाँ मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे चलता है। तो आप फ्यूचर और फॉरवर्ड का डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे, जो कि है ऑप्शंस। ऑप्शंस की डेफिनेशन देखते हैं पहले। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट दैट गिव्स द ओनर the right but not the obligation to buy or sell a specific asset at a specific time for a specific period of time। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं हूं मैं हूं एक चीनी का मैन्युफैक्चरर, आप हैं चीनी खरीदने वाले। आपको कुछ भी पर्पस हो सकता है उसका, आपको आ, आ, आप बेकर हो, आप जो भी हो। तो हम जो हैं चीनी को एक ऑप्शंस के बारे में हम समझते हैं कि ऑप्शंस को एक चीनी के एग्जांपल से कैसे समझा जा सकता है। ठीक है। आज मार्केट में चीनी का प्राइस है 30 रुपीज पर केजी। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि प्राइस होने वाला है 35 रुपीज पर केजी। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि प्राइस होने वाला है 31 रुपीज पर केजी। ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने 32 रुपीज, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 32 रुपीज का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। ठीक है।
आपने 32 रुपीज का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया और मैंने को लग रहा है कि 35, मेरे को लग रहा है कि प्राइस 31 होगा, तो मेरे को कोई रिस्क नहीं है, तो मैंने 32 का आपको सेल कर दिया ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 महीने बाद क्या होता है। 1 महीने बाद जो शुगर का प्राइस है वो सही में 35 हो सकता है जो आपने सोचा था, और मैंने सोचा था कि 31 होता है। तो मैं आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब बाय करा मेरे से, तो आपने मुझे एक प्रीमियम दिया, एक टोकन दिया 50 पैसे का। ठीक है, जैसे आप इसको सिंपली समझो, जब आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो तो लाइफ इंश्योरेंस में आप प्रीमियम देते हो कुछ, है ना, आपका लाइफ के रिस्क को इंश्योर करने के लिए। तो यहाँ प्राइस रिस्क को इंश्योर करने के लिए आपने मुझे 50 पैसे का प्रीमियम दिया। ठीक है, तो यानी आपने एक 32 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करा मेरे से, उससे आपने 50 पैसे प्रीमियम दिया, और आज 1 महीने बाद मार्केट में प्राइस है 35 रुपए। ठीक है, तो अब आपका क्या प्रॉफिट और मेरा क्या नुकसान। आपने 32 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और 50 पैसे आपने प्रीमियम दिया, आज प्राइस है 35। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको इससे फायदा क्या हो रहा है कि आपको जो चीनी है वो 32 रुपए में मिल रही है। ठीक है, मार्केट प्राइस है 35 का, और हमने कॉन्ट्रैक्ट जो आपने और मैंने किया था वो 32 का किया था, तो आप चीनी मुझसे 32 रुपए में खरीद रहे हो, पर उसको खरीदने के लिए आपने मुझे 50 पैसे का प्रीमियम दिया है। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट क्या हुई, आपकी कॉस्ट है 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे आपने दिए और आपने मार्केट भाव से 2.5 रुपए कम में चीनी खरीदी। कैसे, मार्केट प्राइस है 35 का, आपने खरीदी 32 में, यानी आपको 3 रुपए का फायदा हो रहा था, और आपको आपने मुझे ढाई आधा पैसे 50 पैसे का प्रीमियम आपने दिया हुआ है। तो यानी आपकी टोटल कितने पैसे का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 2.5 रुपए का। तो आप मुझसे 32 में आपने खरीदी ढाई, और आपने आधा पैसा दिया, 50 पैसा दिया हुआ है, तब आप वही चीनी मुझसे खरीद के बेच सकते हो मार्केट में 35 रुपए के दाम में। तो आपने आपने मोटा मोटा 2.5 रुपया कमा लिया। ठीक है, और मेरा क्या लॉस हुआ, मुझे लगा था प्राइस नीचे जाएगा, मैंने आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया, तो आज मार्केट में प्राइस 35 है, मैंने और मुझे आपको आज चीनी 32 में बेचनी पड़ रही है, तो मेरा 3 रुपए का लॉस बन रहा है नोशनल, लेकिन मैं आपसे 50 पैसे का प्रीमियम ले चुका हूँ, तो मेरे टोटल लॉस है 2.5 रुपए का, आपको 2.5 का प्रॉफिट, मुझे 2.5 का लॉस। अब आप इस एग्जाम्पल्स पे एक बार समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी डेरिवेटिव्स ही ऑप्शंस और फ्यूचर्स पे बेस्ड है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वॉप्स क्या होते हैं। तो स्वॉप्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि स्वॉप्स होते क्या है। स्वॉप इज एन अग्रीमेंट made between two parties to exchange cash flows in the future according to a pre-arranged formula. Swaps अगर ध्यान से देखेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं और कुछ नहीं है, बस वो रिस्क मैनेज करने में, जैसे हमने पहले भी देखा कि प्रीमियम हम पे करेंगे और हमारा रिस्क जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम एक सिंपल स्वाप जो बहुत ही यूएस में फेमस हुआ था 2008 के क्रैश के टाइम पे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, जिस पे एक मूवी बनी है द बिग शॉट, उसके उसके एग्जांपल समझते हैं कि स्वॉप्स होते क्या है। तो इस स्वॉप का जो नाम है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप, मतलब कि जो कंपनियां बॉन्ड मार्केट्स में या डेट मार्केट्स में बॉन्ड्स फंड्स रेज करती हैं, तो उसको हम वो जब अपनी पेमेंट को डिफॉल्ट करती हैं, तो उसको रिस्क को हेज करने के लिए ये एक स्वॉप बना है। कि मान लेते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल को देखिए कि एक फंड हाउस है ना, डेट मार्केट का सिनेरियो है ये एक फंड हाउस है, उसने एक कॉर्पोरेट कंपनी के 100 करोड़ के 100 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, और उस कॉर्पोरेट कंपनी को 14% एनम पर एनम पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस कंपनी की हालत थोड़ी सी खराब हो गई, फाइनेंशियल सिचुएशन में भी कुछ लॉसेस हो गए, या मे भी कुछ प्रोजेक्ट्स बंद हो गए इस कारण से, या पैंडेमिक आ गया जैसे अभी आया है, तो उस कंपनी के प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए, रेवेन्यू कम हो गए, तो वो इंटरेस्ट भी पे करने के केपेबल नहीं है, इंटरेस्ट पे करने में, प्रिंसिपल तो दूर की बात। तो ये जो फंड जिसने उसके बॉन्ड्स बाय कर रखे हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है, वो कोई कमर्शियल बैंक हो सकता है, या फिर कोई
हेज फंड हो सकता है, उससे अपने जो उसने उसके बॉन्ड्स बाय करे हुए हैं उसको इंश्योर कराता है, इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट्स जो आप देख रहे होंगे। तो वो जो इंश्योरर है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, कमर्शियल बैंक है या फिर हेज फंड है, वो उससे क्या करेगा, प्रीमियम चार्ज करेगा। जैसे आप देख रहे होंगे 1% पर एनम, 100 करोड़ का 1% हो गया 1 करोड़ रुपए। वो उससे प्रीमियम चार्ज करेगा जिस बंदे ने उस कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हुए, और वो उसे एक इंश्योरेंस देगा कि अगर वो कंपनी जिसके जो प्राइमरीली फंड है जिसने उसके बॉन्ड्स खरीदे हुए अगर वो डिफॉल्ट करती है, तो जो इंश्योरर है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, कमर्शियल बैंक है, हेज फंड है, वो उसको पे करेगा, अपफ्रंट पे करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो उसका क्रेडिट का जो रिस्क है वो स्वैप कर रहा है एक दूसरे से, प्रीमियम्स ले रहा है और उसका क्रेडिट रिस्क है वो अपने आप अपने पे ले रहा है। तो हमने ब्रॉडली आज देखा कि कितने टाइप डेरिवेटिव्स का होता है, इंडिया में डेरिवेटिव्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे और कितने टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं। तब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।